सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हमारे 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2 द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑफ योर क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक। ठीक है, और शुरू करने से पहले तो इम्पोर्टेंट बात फर्स्ट क्या है कि ये जो चैप्टर है ना, इसके मैंने कलरफुल हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं और उसका मैं डिटेल रिवीजन भी करवा चुकी हूँ। और साथ ही साथ उसके जो नोट्स है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और सेकंड बात कि क्या है, हम जितने भी अभी क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे चैप्टर आपको सिस्टमैटिकली अरेंज होते हुए मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी, जहाँ पर क्या है आपको चैप्टर का डिटेल रिवीजन वीडियो हो गया है ना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए चैप्टर वाइज, और सारे जो चैप्टर है ना उनके रैपिड रिवीजन वाली वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने आपको बहुत कम समय में आपको चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी करवा रखा है। तो अभी तो हमने स्टार्ट करी सीरीज, हमने अभी चैप्टर 1 आपका कंप्लीट कर लिया है, और जैसे जैसे हम आपके आगे के जो चैप्टर्स है ना वो कवर करते जाएंगे ना, तो वो सारे के सारे चैप्टर आपको वहाँ पर अरेंज होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है ना उसे ज्वाइन करने का लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना। से यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमारे 2 टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, 3 मार्कर वाले और 5 मार्कर वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क। ठीक है, यानी 3 मार्कर वाले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कवर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे 5 मार्कर वाले की। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, और यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन वीडियो के अंदर बताया भी था कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस और साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक थ्योरी और पढ़ी थी इसके साथ, वो थी हमारी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। हमने किसके अंदर पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अर्ली थ्योरीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी अब नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, अब पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम इन आंसर को रीड आउट करेंगे। अब ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये बोलता है कि हमारे जो प्लेनेट और हमारा जो सन है ना, वो किससे बना है, एक बड़ा सा गैस एंड डस्ट का क्लाउड था जो कि क्या है स्लोली रोटेट कर रहा था, जिसका क्या नाम था, नेबुला। क्या नाम था, नेबुला। और जब वो स्लोली रोटेट कर रहा था ना, तो क्या बहुत लंबा समय लगा, और समय लगते लगते क्या हुआ, वो क्या हुआ, कंडेंस हुआ है ना। और कंडेंस होने के बाद क्या हुआ, वो उसके अंदर क्या काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था, और ग्रेविटेशनल पुल काम करने की वजह से क्या है, वो ओवर द टाइम क्या करता चला गया, सुकड़ता चला गया, यानी कॉन्टैक्ट होता चला गया। और कॉन्टैक्ट होने की वजह से उसका जो बीच वाला पार्ट है ना, वो क्या बन गया, हमारा कंडेंस होके सन, और उसके आउटर या हम कह सकते हैं उसके बाहर के जो पार्ट्स है ना, उसके अलावा सन के अलावा जो मतलब कह सकते हैं हम सेंटर को छोड़ के जो भी बाहर का जो पार्ट था ना, तो उससे कंडेंस होके क्या बन गया, हमारे प्लेनेट। तो ऐसा कौन बोलता है, नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, समझ में आ गया। अब इसको रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया है। सो पॉइंट नंबर 1, द नेबुलर हाइपोथेसिस was first given by Immanuel Kant in the year 1755 and later modified by Laplace in the year 1796। तो क्या हुआ, ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, ये किसने दी, इमैनुअल कांट ने दी इन द ईयर 1755, और बाद में चल के इसे क्या है फर्दर मॉडिफाई करा गया। किसने करा, लेप्लेस ने करा इन द ईयर 1796। यानी क्या है, इसे दिया किसने, तो वो दिया इमैनुअल कांट ने इन द ईयर 1755, और बाद में इसे मॉडिफाई किसने करा, तो वो करा लेप्लेस ने इन द ईयर 1796। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इट सेज दैट द सन एंड द प्लेनेट वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ये वाला हाइपोथेसिस ये बोलता है कि हमारे सन और हमारे प्लेनेट किससे बने हैं, एक रोटेट करता हुआ एक बड़ा सा गैस और डस्ट का क्लाउड था, उससे बने हैं हमारे प्लेनेट और सन, जिसका क्या नाम था, नेबुला। क्या नाम था, नेबुला। और पॉइंट नंबर 3, एज अ नेबुला कूल and contracted most material condensed into the sun at the center and planets around it। और यहाँ पर क्या हुआ, ये बोला गया कि एक लंबा समय लगा है ना, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारे जो ये जो नेबुला है ना, ये क्या हुआ, कूल हुआ, और समय के साथ साथ क्या हुआ, ये कॉन्टेक्ट होता चला गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था, यानी अंडर ग्रेविटी क्या है, टाइम के साथ साथ क्या है, इसकी साइज क्या है, छोटी होती चली गई। और ऐसा होने की वजह से क्या है, जब इसका जो सारा का सारा मैटर जब कंडेंस हुआ ना, तो इसके कंडेंस होने की वजह से क्या है, ये जो हमारा गैसेस क्लाउड है ना, वो क्या है, टाइम के साथ साथ कॉन्टैक्ट होता चला गया, सुकड़ता चला गया, और ऐसा होने की वजह से क्या है, ये जो गैसेस क्लाउड है ना, इसका बीच वाला पार्ट क्या बन गया, हमारा सन, और बाहर वाला पार्ट क्या बन गया, हमारा कंडेंस होके प्लैनेट्स। ठीक है, तो ऐसा कौन बोलता है, नेबुलर हाइपोथेसिस। क्लियर एकदम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, यानी अब आप यहाँ पर जो हमारा जो स्टार है ना, उसके फॉर्मेशन के बारे में क्या जानते हो, तो इसके चैप्टर के अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो क्या बोला गया इसके अंदर, पॉइंट नंबर 1, स्टार्स वर बोर्न इन बिग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोला गया इसके अंदर, गैस एंड डस्ट स्लोली कैम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, एज द क्लाउड श्रिंक द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस एंड व्हेन इट बिकम्स वेरी हॉट हाइड्रोजन गैस चेंजेज इनटू हीलियम। और इसको क्या बोलते हैं हम,
न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर क्या बोला गया इसके अंदर, दिस गिव्स आउट ह्यूज लाइट एंड एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस स्टार स्टार्ट्स शाइनिंग। अब इसे क्या हम एक साथ पूरा का पूरा समझते हैं, तो इसके अंदर ये बोला गया है कि हमारे जो स्टार्स है ना वो किससे बने, एक बहुत बड़ा सा क्लाउड था गैस एंड डस्ट का, उससे बने हमारे स्टार्स। क्या नाम था उसका, नेबुला। फिर क्या हुआ, मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर क्या काम कर रहा था इसके अंदर, ग्रेविटेशनल पुल। अब क्या हुआ, सो ड्यू टू ग्रेविटी इसके अंदर जो भी इसके जो पार्टिकल्स है ना वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है अब पास में आने लग गए, ठीक है। और इससे क्या हुआ, ये जो क्लाउड है ना उसका साइज छोटा होता चला गया, यानी वो श्रिंक करता चला गया। और जैसे जैसे वो श्रिंक कर रहा था ना तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर और उसका हम कह सकते हैं प्रेशर वो क्या है बढ़ता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि वो क्या है बहुत, उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया और वो क्या है बहुत गर्म हो गया। और इसके होने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर क्या थी, जो हाइड्रोजन गैस के जो बड़े बड़े क्लाउड थे ना, या जो हाइड्रोजन गैस थी ना इसके अंदर वो क्या है अब चेंज हो गई इंटू हीलियम। किस में हो गई, इंटू हीलियम। यानी यहाँ पर क्या, अभी हम कह रहे हैं ना कि गैस है डस्ट के क्लाउड है, तो यहाँ पर गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो कांटेक्ट हो रहा था ना इसका साइज, अब जैसे जैसे कांटेक्ट हो रहा था तो यहाँ पर इस क्लाउड का टेम्परेचर और प्रेशर क्या है इसके साथ साथ बढ़ता जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि ये क्या बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये क्या है जो क्लाउड है ना कॉन्टेक्टेड क्लाउड, ये क्या है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और गर्म होने की वजह से इसके अंदर किससे बना था, ये हाइड्रोजन गैस से। और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, ये जो गैस है ना हाइड्रोजन गैस वो क्या हो गई, चेंज हो गई इंटू हीलियम। और ये जो प्रोसेस है ना जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है वो चेंज हुई इनटू हीलियम, तो इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से क्या हुआ, तो ऐसा होने की वजह से हमें ह्यूज लाइट एंड एनर्जी का रिलीज देखने को मिला। और इससे क्या हुआ, हमारे जो स्टार है ना वो क्या शाइन करने लग गया, यानी जो हमारे जो स्टार है ना वो यहाँ पर बन गए थे, ठीक है। पर यहाँ पर उसके अंदर जो शाइन वाली बात है ना तो वो किससे आई, तो वो आई फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी यहाँ से हमें इसके अंदर शाइनिंग वाला फीचर देखने को मिला, ठीक है। तो ये था हमारा जो स्टार है ना उसका फॉर्मेशन, जो किससे बना है, गैस और डस्ट के क्लाउड से। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था जिससे क्या पार्टिकल पास में आए, और जैसे जैसे वो पास में आते जा रहे थे उनका प्रेशर, जो क्लाउड है ना उसका प्रेशर और उसका जो टेम्परेचर वो क्या बढ़ता जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि वो क्या है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, है ना। ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, ये किससे बने थे, हाइड्रोजन गैस से बने थे, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या है चेंज हो गई इनटू हीलियम। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमारे क्या है जो स्टार है ना वो क्या है शाइन करने लग गए। तो इसी के साथ क्या हुआ, हमारे स्टार का फॉर्मेशन समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइट ईयर। यानी यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आप ये जो टर्म है ना लाइट ईयर उससे क्या समझते हो, तो उसे क्या करना है हमें बताना है इन आर आंसर। सो पॉइंट नंबर 1, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट ऑफ टाइम। सो अ लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस। यानी अब ये क्या है टर्म लाइट ईयर, अब क्या है जो ईयर है ना उसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्या है टाइम की यूनिट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये क्या है डिस्टेंस की यूनिट है ना। अब डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट कहाँ पर, स्पेस के अंदर, यानी स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस है ना उसे मेजर करने की यूनिट कौन है, तो वो है लाइट ईयर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। यानी कहने का मतलब जो लाइट ईयर है ना इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, या से हम अगर 1 लाइन में देखें कि इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है, सो इसका मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। यानी स्पेस के अंदर क्या है, एयर तो है नहीं, तो क्या है वहाँ पर वैक्यूम। तो क्या बोला गया इसके अंदर यहाँ पर कि 1 साल के अंदर, या हम कह सकते हैं 1 ईयर के अंदर जो लाइट है ना उसको क्या है कितना क्या डिस्टेंस ट्रैवल करने को पड़ रहा है, तो वो क्या होता है हमारा लाइट ईयर। यानी क्या है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर कितना क्या डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रही है स्पेस के अंदर, तो वो क्या होता है हमारा लाइट ईयर, जो कि क्या है बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, और कहाँ पर, इन स्पेस। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, लाइट मूव्स वेरी फास्ट। कितनी क्या स्पीड होती है इसकी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है कौन, लाइट। यानी क्या है जो लाइट की जो मूविंग स्पीड है ना वो क्या है बहुत ज़्यादा फास्ट है, कितनी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, और इसी वजह से हमारी जो ये जो लाइट है ना वो क्या है 1 साल के अंदर, या हम कह सकते हैं 1 ईयर के अंदर कितना क्या डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो वो करती है अबाउट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ये हम ये कह सकते हैं कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर जितना जो डिस्टेंस है ना वो क्या है लाइट क्या है 1 ईयर के अंदर, या हम कह सकते हैं 1 साल के अंदर क्या है कवर करती है कौन, लाइट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है ये क्या है लाइट ईयर है ना, इस टर्म को हम यूज़ करते हैं टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर किलोमीटर क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से क्या है
किलोमीटर में देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा नंबर आएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, जो साइंटिस्ट वगैरह है ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस के अंदर लाइट ईयर को है ना यूज़ करते हैं टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्या है इसके अंदर, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोबियन प्लैनेट्स, और हाउ आर इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल वाइल आउटर प्लैनेट्स आर जोबियन, एक्सप्लेन। तो क्या करना, हमें यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस बताना है बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोबियन प्लैनेट्स, या हम ये कह सकते हैं कि हमें ये बताना है कि क्यू जो इनर प्लैनेट्स है वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और क्यू जो है आउटर प्लैनेट्स वो क्या होते हैं, जोबियन होते हैं। तो उसके पीछे का रीजन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, या हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स इन 3 पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली डिफरेंस बताना है बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, या हम ये कह सकते हैं कि हमें ये बताना है कि जो इनर प्लैनेट्स है ना वो क्या टेरेस्ट्रियल क्यू होते हैं, और वही जो हमारे आउटर प्लैनेट्स है ना वो क्या जोबियन क्यू होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको बताना है। यहाँ पर आ गया हमारे इनर प्लैनेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे आउटर प्लैनेट्स, जिनको और क्या बोलते हैं हम, जोबियन और गेस जाइंट प्लैनेट्स, और ये क्या आ गया हमारे बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लेस इन सोलर सिस्टम, यानी अब इनकी प्लेस की हम बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर कहाँ लाई करते हैं। सो इनर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सन के पास लाई करते हैं। कौन कौन आ जाते हैं इसके अंदर, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे इनर प्लैनेट्स के अंदर, है ना, जो कि क्या है, सन के पास हमें देखने को मिलते हैं, यानी सन के पास हमें देखने को मिलते हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर अंदर हमें देखने को मिलते हैं कौन, इनर प्लैनेट्स, है ना। तो वो कौन आते हैं, हमारे इनर प्लैनेट्स। और कितने कितने प्लैनेट्स है वो, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी 4 प्लैनेट्स हमारे क्या है, इनर प्लैनेट्स, ओके, जो कि क्या है, सन के पास लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर आउटर प्लैनेट्स की ना, तो ये क्या है, फार फ्रॉम द सन। कौन कौन आ जाते हैं इसके अंदर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट आती है ना, तो उसके बाद जितने भी जो प्लैनेट्स आते हैं वो कौन होते हैं, हमारे आउटर प्लैनेट्स, जिनको और क्या बोलते हैं हम, जोबियन और गेस जाइंट प्लैनेट, जो क्या होते हैं बेसिकली जो सन है ना उससे क्या है बहुत दूर लोकेटेड होते हैं या लाई करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, साइज एंड सरफेस। तो हमारे जो इनर प्लैनेट्स है ना वो क्या होते हैं, स्मॉल, रॉकी एंड हार्ड सरफेस उनका होता है। और वही अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की ना, तो ये क्या होते हैं, वेरी बिग, मेड ऑफ गैसेस, नो सॉलिड सरफेस। यानी क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे जो इनर प्लैनेट्स है ना वो क्या है, स्मॉल, रॉकी, और उनका क्या होता है, हार्ड सरफेस होता है, क्योंकि सन के पास लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर क्या है, जो सन है ना उसका असर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कोई गैसेस होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, वो क्या है यहाँ पर टिके नहीं पाती है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या हमें स्मॉल, रॉकी और हार्ड सरफेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से क्या है, गैसेस वगैरह तो इस टाइप ऑफ हो जाती है। तो बसता क्या है यहाँ पर, हार्ड चीज़ें, है ना, यानी रॉक हो गया, मेटल हो गया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बसती है, और इसी वजह से इनका क्या होता है, हार्ड सरफेस देखने को मिलता है। या हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से क्या होता है, स्मॉल, रॉकी होते हैं, और इनका क्या होता है, हमें रिलेटिवली इनके कंपेयर में हमें क्या है, यहाँ पर इनका हार्ड सरफेस देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे आउटर प्लैनेट्स के ना, तो ये क्या है, सन से दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से इनके ऊपर क्या, सोलर विंड का इतना असर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से क्या है, ये क्या होते हैं, बड़ी ऐसी जो गैसेस होती है ना, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, इनसे कॉन्स्टिट्यूट होता है इनका एटमॉस्फेयर। और ऐसा होने की वजह से ये क्या होते हैं, गैस के बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, है ना। तो इसी वजह से इनका क्या है, साइज बहुत बड़ा होता है, गैसेस से बने होते हैं, और इनका क्या है, हमें यहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गया। और इसी वजह से ये जो प्लैनेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल, और इनको क्या बोलते हैं हम, जोबियन और गेस जाइंट। गेस जाइंट क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, गैस के बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं। और यहाँ पर इनको टेरेस्ट्रियल क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल और रॉकी टाइप के ऐसे प्लैनेट्स होते हैं ना, दैट्स वाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर क्या है, इनका क्या होता है, थिन और ऑलमोस्ट नो एयर। यानी ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना, ये हम कह सकते हैं इनर प्लैनेट्स है ना, इनका क्या होता है, थिन, और हम कह सकते हैं इनके अंदर हमें, ये जो प्लैनेट्स है ना इनके अंदर हमें ऑलमोस्ट नो एयर देखने को मिलती है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पर क्या है, अर्थ और वीनस ऐसे 2 प्लैनेट्स है जहाँ पर क्या हमें एयर देखने को मिलती है। ओके, किसके अंदर, इनर प्लैनेट्स के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की ना, तो यहाँ पर क्या है, हमें वेरी थिक एयर हमें देखने को मिलती है विद गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या दूर लोकेटेड होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, इनकी जो गैसेस है ना, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, वो क्या है, दूर नहीं जा पाती है, इनसे क्या है, हटती नहीं है। तो इसी वजह से इनका जो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट होता है विथ गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इसी वजह से इनका क्या है, वेरी थिक हम कह सकते हैं हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मून। यहाँ पर क्या हमें फ्यू और नो मून। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इनर प्लैनेट्स की ना, तो यहाँ पर क्या है, हमें
देखा जाए तो मून देखने को ही नहीं मिलता है, और अगर देखने को मिल भी रहा है ना तो वो क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। जिससे अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे अर्थ की, तो यहाँ पर क्या हमारा एक ही हमारा मून है। कौन है वो? हमारा मून, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, यहाँ पर क्या है मार्स, जिसके क्या है हमें 2 मून देखने को मिलते हैं। मरकरी और जो वीनस है ना, उसका क्या हमें कोई भी मून देखने को नहीं मिलता है। क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो इनर प्लैनेट्स है ना, यहाँ पर क्या हमें या तो देखने को ही नहीं मिलता है, और अगर होता भी है ना तो हमें बहुत कम यहाँ पर मून देखने को मिलते हैं, यानी 1-2 हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं मून इनर प्लैनेट्स के। फाइन। और अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की ना, तो यहाँ पर क्या हमें बहुत सारे मून्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जुपिटर और सैटर्न की ना, तो यहाँ पर क्या हमें डजन्स हमें क्या है यहाँ पर मून देखने को मिलता है, यानी डजन तक हमें यहाँ पर इनके जुपिटर और सैटर्न के हमें मून्स देखने को मिलते हैं। ओके, समझ में आ गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस? क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? प्लेसेस हमने देखी यहाँ पर सोलर सिस्टम के अंदर इनकी, फिर हमने देखी यहाँ पर साइज एंड सरफेस, और ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड हमने पढ़ा यहाँ पर एटमॉस्फेयर, और फोर्थ हमने पढ़ा यहाँ पर इनके मून के बारे में। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास। व्हाट ओपिनियन डू द प्रेजेंट डे साइंटिस्ट होल्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मून? तो यहाँ पर क्या हमसे ये पूछा गया है कि अभी प्रेजेंट डे साइंटिस्ट है ना, वो क्या है मून के ओरिजिन को लेकर अभी कौन सा ओपिनियन क्या है अपहोल्ड करते हैं, यानी कौन सा ओपिनियन ऐसा मानते हैं कि इसके चलते क्या है हमारा मून का ओरिजिन हुआ होगा। तो मैंने क्या है आपको अपना रिविजन कराया था ना, तो उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर क्या है 2 थ्योरीज बताई थी। एक थी डार्विन की थ्योरी, जो कब दी थी उन्होंने? इन द ईयर 1838। और सेकेंड पढ़ी थी हमने यहाँ पर हमारी बिग स्प्लिट और जेंट इम्पैक्ट थ्योरी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों में से जो साइंटिस्ट है ना, वो क्या है मोस्टली कौन सी थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो है बिग स्प्लिट और जेंट इम्पैक्ट थ्योरी। ठीक है, और पहली वाली को तो रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, तो क्या है कौन सी जो थ्योरी है उसे एक्सेप्ट करना चाहता है बाय मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, तो वो है बिग स्प्लिट और जेंट इम्पैक्ट थ्योरी। ओके, और इसके अंदर क्या बोला गया? सो अबाउट 4.5 billion years ago, a planet-like celestial object almost the size of Mars collided with the young Earth. तो क्या है, जब हमारी अर्थ जो क्या है यंग स्टेज में थी ना, जो क्या है बहुत गर्म थी, यानी हम कह सकते हैं एक हॉट बॉल थी, या हम कह सकते हैं और आसान भाषा में एक बड़ा सा हम कह सकते हैं आग का हम कह सकते हैं गोला होती है ना, वैसे एकदम गर्म हमारी अर्थ थी यंग स्टेज के अंदर। ठीक है, अब इतनी गर्म होने की वजह से इसका जो मैटर था ना, वो क्या है मोल्टन स्टेट में था, यानी सब कुछ पिघला पिघला था। जिससे अभी है ना हमारी अर्थ वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या है हमारी अर्थ क्या है बहुत हॉट थी, और इसी वजह से इसका जो मटेरियल था ना, वो सारा का सारा कैसा था? मोल्टन स्टेट में था। ठीक है, और आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? एक बड़ा सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक मार्स के साइज जितना बड़ा बॉडी आया और हमारे अर्थ से कोलाइड कर गया, यानी हमारे अर्थ से क्या हो गया? टकरा कर चला गया। अब ऐसे इतने बड़ी बॉडी का टकरा कर चले जाने की वजह से क्या हुआ? सो द कॉलिजन थ्रू अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ्स मटेरियल इनटू स्पेस विच स्लोली कलेक्टेड एंड बिकम द मून। तो क्या हुआ हमारा जो अर्थ था ना यंग अर्थ, जो कि ऑलरेडी इतना गर्म था, और उससे क्या हुआ एक बड़ा सा मार्स के साइज जितना बड़ा बॉडी आया और आकर टकरा कर चला गया। अब इसके टकराने की वजह से क्या हुआ? हमारा जो है ना अर्थ का हम मटेरियल कह सकते हैं, या हमारा अर्थ का जो पार्ट है ना, वो क्या है एक बड़े से हम कह सकते हैं अमाउंट में क्या है अर्थ से अलग होकर क्या है स्पेस में चला गया। ठीक है, और वो भी क्या है एकदम पूरा का पूरा टुकड़ा एकदम अलग नहीं हुआ था, छोटा छोटा करके क्या है पूरा हमारा अर्थ से अलग हो गया था। फिर क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे पार्ट है ना, जो कि हमारे अर्थ से अलग हुए, तो वो क्या है वो ओवर द टाइम वो क्या है वो भी साथ में आए, वो क्या है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो कलेक्ट हुए, है ना। और कलेक्ट होने के बाद क्या हमें यहाँ पर हमारे मून का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो क्या है ये जो व्यू है ना, इसे क्या है अपहोल्ड करते हैं हमारे आज के प्रेजेंट साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मून। फाइन, समझ में आ गया? क्लियर एकदम? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द 3 stages of the evolution of the present atmosphere, or explain different stages in the development of atmosphere, और describe the evolution of atmosphere on the earth। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि हमें क्या करना है, हमारा जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है ना, तो उसके एवोल्यूशन में कौन सी 3 स्टेजेस है उसे क्या करना है हमें एक्सप्लेन करना है। या हमसे क्या है डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसके डेवलपमेंट में कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस से हमें क्या करना है उसे एक्सप्लेन करना है। यानी यहाँ पर हमें नंबर भी नहीं बताया, डायरेक्ट बोला कि जो स्टेजेस है ना कौन कौन सी उसे क्या करो आप एक्सप्लेन करो। या हमसे सिंपल यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एवोल्यूशन है ना उसे क्या करना है हमें यहाँ पर हमारे आंसर के अंदर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ओवरऑल हमें हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो एवोल्यूशन के जो स्टेजेस है ना वो क्या हमारे आंसर के अंदर हमें बताने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर क्या हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। ठीक है, फर्स्ट वाली क्या है हमारी प्रीमोर्डियल, या हम कह सकते हैं इनिशियल एटमॉस्फेयर।
यानी जब हमारी अर्थ जब नई नई बनी थी ना, तो उस समय हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, तो उसकी हम फटाफट से यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ पर उस स्टेज का नाम क्या दे रखा है हमने, प्रीमोर्डियल, या हम कह सकते हैं हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर। फाइन। तो क्या बोला गया इसके अंदर, लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम सराउंडेड द अर्थ विच क्विकली लॉस्ट इनटू द स्पेस ड्यू टू वीक ग्रेविटी एंड सोलर विंड। और मैंने आपको बताया कि हमारा अर्थ किसके अंदर आता है, इनर प्लैनेट्स के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या ये सन के पास है ना, तो यहाँ पर क्या हमें सोलर विंड का असर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोलर विंड का असर ज़्यादा देखने को मिला तो क्या हुआ, पहले जितने भी जो प्लैनेट्स हैं ना, हमको पता है हाइड्रोजन और हीलियम हम कह सकते हैं इन गैसेस से बने। तो क्या हुआ, सोलर जो विंड्स है ना, उनका हमें ज़्यादा असर देखने को मिला इन प्लैनेट्स के ऊपर। तो ये जो नए नए प्लैनेट्स बने थे ना, तो ऑलरेडी इनकी ग्रेविटी तो कम थी और यहाँ पर सोलर विंड्स का असर भी ज़्यादा था, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर तो अभी जैसा है, ओजोन वगैरह वैसा डेवलप तो नहीं था। तो इसी वजह से इन प्लैनेट्स के ऊपर क्या है, जो सोलर विंड्स है ना, उनका असर बहुत ज़्यादा था। और ऐसा होने की वजह से इन जो प्लैनेट्स के पास जो इनकी जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी ना, वो सोलर विंड के असर होने की वजह से वो क्या है, इनसे हटकर चली गई। क्या है, यहाँ पर से टाइप ऑफ हो गई है ना। तो यही बात इसके अंदर बोला गया है कि इन प्लैनेट्स की क्या थी, पहले हाइड्रोजन और हीलियम थी ना, जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करती थी, तो वो क्या हो गई, क्विकली लॉस्ट इनटू द स्पेस। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले जब हमारी अर्थ नई नई बनी थी तो उसका क्या था, उस समय इनिशियली वीक ग्रेविटी थी और साथ ही साथ उस समय क्या है, हमें असर देखने को मिलता था सोलर विंड्स का। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर इनकी जो इनिशियल गैसेस थी ना, हाइड्रोजन और हीलियम, वो क्या है, इनसे हटकर दूर चली गई या इस टाइप ऑफ हो गई। ओके, नाउ हमारे सेकंड स्टेज का इसके अंदर, तो वो है वॉल्केनिक, या हम कह सकते हैं हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। यानी पहले क्या था, हमारा प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी इनिशियली हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था वो हमने समझ लिया। नाउ सेकंड आता हमारे पास वॉल्केनिक, या हम कह सकते हैं हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस विच रिलीज गेसेस लाइक carbon dioxide, water vapor, nitrogen, methane and ammonia. Gradually with the time, water vapor condensed which led to continuous rainfall and this ultimately resulted into the formation of ocean. यानी क्या है, मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है ना, तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले करा है, वॉल्केनिक इरप्शन ने प्ले करा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से क्या हुआ, इनके वेंट में से क्या निकला, बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर निकला। गैसेस कैसे निकली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया, और साथ ही साथ क्या है, इसके अंदर से इसके वेंट में से क्या निकला, वाटर वेपर निकला फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उसको डिगेसिंग। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ना, तो उसके चलते क्या हुआ, हमारे अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकली और वाटर वेपर निकला। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली विद द टाइम क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर है ना, वो भी क्या हुआ, कंडेंस हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। और वाटर वेपर जब ठंडा हुआ ना, तो क्या हुआ, हमें क्या है, रेनफॉल देखने को मिली। ठीक है, और रेनफॉल भी ऐसी नहीं कि जैसे अभी होती है सीजनल, वैसी नहीं, हमें क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमें टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिली, यानी बहुत हम कह सकते हैं लंबी, अच्छी वाली जो एकदम होती है ना, लंबी एकदम, वैसी हमें रेनफॉल देखने को मिली, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक होती रही है ना। तो हमें ऐसी रेनफॉल इनकी वजह से देखने को मिली, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर से बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हमें देखने को मिला, और जब वो कंडेंस हुआ तो उसकी वजह से क्या हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस रेनफॉल देखने को मिली। और वो भी ऐसी नहीं है सिंपल, बहुत भारी जो रेनफॉल होती है ना, हैवी रेनफॉल, वो हमें इनकी वजह से देखने को मिली। सो क्या हुआ, इसकी वजह से कंडेंस होने की वजह से हमें कहीं यहाँ पर कंटिन्यूअस रेनफॉल देखने को मिली, और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें अल्टीमेटली हमारे अर्थ के ऊपर हमें ओशन का फॉर्मेशन देखने को मिला। क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या हमें बड़े बड़े डिप्रेशन या हमें गड्ढे देखने को मिल रहे थे ना, तो उन डिप्रेशन हम कह सकते हैं, या उन बेसिन के ऊपर, या हम कह सकते हैं उन गड्ढों के ऊपर क्या है, पानी क्या है, जमता चला गया, या हम कह सकते हैं कलेक्ट होता चला गया, और उनके कलेक्ट होने की वजह से क्या हमें यहाँ पर हमारे ओशन का फॉर्मेशन देखने को मिला। ना थर्ड स्टेज आती है हमारे पास मॉडर्न और प्रेजेंट स्टेज एटमॉस्फेयर। अब इसके अंदर क्या आता है, सो इसके अंदर आता है कि that with the beginning of life and photosynthesis, plants started releasing oxygen, which led to the formation of ozone layer, hence allowed survival of life by blocking harmful UV rays। यानी क्या है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ की स्टार्टिंग हुई है ना। और लाइफ की स्टार्टिंग होने के बाद क्या है, वो जो ऑर्गेनिजम्स बने ना, तो उन्होंने क्या है, यहाँ पर क्या परफॉर्म करा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करा। ठीक है, और इसी से क्या है, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का रिलीज देखने को मिला। यानी पहले क्या है, हमारे ये जो है ना वेंट वगैरह में से हमारे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उसमें सब कुछ निकला, हमें बहुत सारे तरीकों का गैसेस का रिलीज देखने को मिला, वाटर वेपर का रिलीज देखने को मिला, पर उस समय क्या है, उससे हमें क्या है, ऑक्सीजन का रिलीज देखने को नहीं मिला, यानी ऑक्सीजन क्या है, उस समय एब्सेंट थी। ठीक है, अब वो कब आई, जब हमारे अर्थ के ऊपर हमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले, और उन्होंने क्या करा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करा। तो क्या है, कहने का मतलब, विद द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट स्टार्टेड रिलीजिंग ऑक्सीजन। और जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें
ओजोन लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिला। यानी क्या, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, पर जब फोटोसिंथेसिस हुआ ना तो उसके बाद हमें क्या है, ऑक्सीजन का रिलीज देखने को मिला, है ना। पहले किस में आई, वो ओशन के अंदर, उसके बाद हमें एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन देखने को मिली। तो क्या हुआ, जब ऐसा हुआ ना तो हमें क्या है, यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर का हमें क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिला। और उसकी वजह से क्या है, अब हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, लाइफ की स्टार्टिंग होना शुरू हो गई। यानी इसकी वजह से क्या हुआ, इसने अलाउ करा कि अब क्या होगा, हमारे अर्थ के ऊपर क्या होगा, लाइफ की स्टार्टिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो ओजोन लेयर है ना, वो क्या करता है, सन की जो हार्मफुल यूवी रेस है ना, तो उसे क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, या वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसी वजह से जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ ना, तो क्या हुआ, अब ये मेक श्योर हो गया कि अब क्या होगा, अर्थ के ऊपर क्या होगी, लाइफ की स्टार्टिंग होगी। और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द अर्थ डेवलप इट्स डिफरेंट लेयर्स, और हाउ वाज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप, और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन द लिथोस्फीयर, और व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी क्या बोला गया इसके अंदर, कहने का मतलब हमसे यहाँ पर ओवरऑल ये पूछा गया है कि कैसे हमारी जो अर्थ के अंदर हम देखें ना, लिथोस्फीयर के अंदर, तो कैसे हमें यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर। तो वो ऐसा क्यों है, और कौन सी प्रोसेस है जिसके चलते हमें यहाँ पर हमें लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिला इन द अर्थ लिथोस्फीयर। तो वो क्या करना है, हमें हमारे आंसर के अंदर यहाँ पर बताना है। ओके, और क्या बोला गया इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है, वही बात कि हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर हमें जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है तो उसका मतलब क्या है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर उस प्रोसेस को क्या करना है, हमें एक्सप्लेन भी करना है हमारे आंसर के अंदर। सो क्या बोला गया इसके अंदर, पॉइंट नंबर 1, इन द बिगनिंग अर्थ वॉज जस्ट अ बॉल ऑफ हॉट मोल्टन मटेरियल। मैंने आपको बताया कि इनिशियली हमारी अर्थ क्या है, बहुत गर्म थी। अभी जैसी है ना, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या थी हमारी अर्थ इनिशियली, है ना, क्या थी, एक बॉल थी ऑफ हॉट मोल्टन मटेरियल, यानी बहुत गर्म थी। और इसका जितना भी मटेरियल था ना, वो क्या है, मोल्टन स्टेट में था, यानी बिल्कुल सब कुछ एकदम पिघला पिघला था, सॉलिड स्टेट में तो बिल्कुल नहीं था। फिर क्या हुआ, इन विच हैवी मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल सेंक टुवर्ड्स द सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी विच फॉर्म द कोर। लाइटर मटेरियल्स लाइक सिलिका, एल्यूमिनियम फ्लोटेड अपवर्ड्स विच फॉर्म द क्रस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, द मिडिल लेयर रिमेंड एज मेंटल। यानी क्या हुआ, अब सब कुछ हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, सब कुछ पिघला पिघला है, मोल्टन स्टेट में है ना। तो अब क्या हुआ, इनके मोल्टन स्टेट में होने की वजह से अब क्या है, जो भी हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो भी चीज़ें थी ना, वो क्या है, अब उनके डेंसिटी के हिसाब से क्या है, सेपरेट होने लग गई। यानी डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज, ये क्या है, जितने भी आइटम्स हम कह सकते हैं, जितने भी मटेरियल है ना हमारे अर्थ के इंटीरियर में, वो क्या है, अब सेपरेट होने लग गए। जैसे हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो हैवी मटेरियल्स है ना, जैसे आयरन और निकल, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, और ऐसा होने की वजह से क्या है, वो क्या है, अब हमारे अर्थ के इंटीरियर में सेट होने लग गए, यानी वो क्या है, नीचे बैठने लग गए, है ना, सेंक टुवर्ड्स द सेंटर। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रेविटी भी काम कर रही थी, है ना। और जब ये कंडेंस हुआ, ऐसा होने के बाद, तो क्या है, इससे क्या हमें यहाँ पर हमारे कोर का फॉर्मेशन देखने को मिला। सिमिलरली हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या थी, लाइटर मटीरियल्स जैसे सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम, तो उनकी डेंसिटी कम थी, तो वो क्या है, ऊपर आ गए, है ना, यानी फ्लोटेड अपवर्ड्स। और जब वो हमारी अर्थ जब बाद में जाके जब ठंडी हुई ना, तो इससे क्या हुआ, हमें हमारे क्रस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिला। एंड सिमिलरली जो मिडिल लेयर थी ना, यानी ऐसा आइटम जिसका क्या है, इतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं था, वो वाले मटेरियल, तो वो क्या है, बीच में रख गए। और जब बाद में जब हमारी अर्थ कूल्ड अप हुई, तो उससे क्या बना, हमारे मेंटल। यानी कहने का मतलब, जब हमारी अर्थ जब मोल्टन स्टेट में थी ना, तो यहाँ पर क्या है, जो आइटम्स है ना, वो क्या, उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली क्या है, सेपरेट होने लग गए। हैवी मटेरियल्स नीचे बैठ गए, लाइट वाले ऊपर आ गए, और मिडल वाले क्या रह गए, उनसे क्या बन गई, हमारी मेंटल। ठीक है, देन क्या हुआ, दिस सेपरेशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कीप इन योर माइंड कि ये जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में ये जो डेंसिटीज के अकॉर्डिंगली मटेरियल का सेपरेशन हुआ ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो है डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिथोस्फीयर इनटू 3 मेन लेयर्स, नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। समझ में आ गया, जिससे क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारे लिथोस्फीयर का लेयर्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला इनटू मेन 3 लेयर्स, नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। Fine. Now question number 8. Explain the role played by carbon dioxide in the formation of oceans. Or how did the oceans come into being? Or how were oceans formed on the earth? यानी हमें क्या करना है, बेसिकली
हमें हमारा जो ओशंस है ना उनका फॉर्मेशन कैसा हुआ वो हमें बताना है, और इसके अंदर कैसा क्या रोल कार्बन डाइऑक्साइड ने प्ले करा है, तो उसके बारे में भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है हमारे आंसर के अंदर। ओके, तो फर्स्ट स्टेज का इसके अंदर रिलीज ऑफ गैसेस बाय वोल्केनोस। मैंने अभी बताया भी था कि जो वोल्केनिक इरप्शंस है ना उन्होंने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारे अर्थ के एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ है कि रिलीज ऑफ गैसेस बाय वोल्केनोस। क्या हुआ हमारे अर्ली अर्थ के अंदर, जो वोल्केनोस है ना उन्होंने क्या है, रिलीज करा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, और इसी से क्या हुआ, हमें डेंस हॉट एटमॉस्फेयर देखने को मिला, जो कि क्या बेसिकली रिच था इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर क्या है, हमारे जो है ना वोल्केनोस उनके वेंट में से सारी चीज़ें निकली, वाटर वेपर निकला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कह सकते हैं मीथेन, अमोनिया, ये सब निकला। और इसकी वजह से क्या हुआ, सो दिस क्रिएटेड अ डेंस हॉट एटमॉस्फेयर रिच इन CO2। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक डेंस हॉट एटमॉस्फेयर का हमें देखने को मिला क्रिएशन, विच इज़ बेसिकली रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिच हमें हॉट और डेंस एटमॉस्फेयर का हियर बाय हमें क्रिएशन देखने को मिला इसकी वजह से। फिर क्या हुआ, सेकेंडली क्या हुआ, कूलिंग, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल। फिर क्या हुआ, एज द अर्थ कूल वाटर वेपर कंडेंस इनटू क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल अकर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो वाटर वेपर है वो भी ठंडा हुआ, किसकी फॉर्म में हुआ, क्लाउड्स की फॉर्म में। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिली हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, जो कि क्या है बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी नहीं थी, वो क्या है बिल्कुल एकदम थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक कंटिन्यू रही। इतनी ज़्यादा लंबी हमें क्या है यहाँ पर, हमें लंबे ड्यूरेशन तक हमें यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिली हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। फिर क्या हुआ, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन रेन वाटर रिड्यूस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, लोअरिंग टेम्परेचर फर्दर एंड प्रमोटिंग मोर रेनफॉल। तो क्या हुआ, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर आती है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है ना। क्यों आती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होती है, हमें हीट देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या करती है, इन हीट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस समय क्या हो रहा था, हमें जो है ना तेज, हमें क्या है, हम कह सकते हैं हमें रेनफॉल देखने को मिल रही थी, बारिश देखने को मिल रही थी। तो जो वाटर जो अर्थ सरफेस पे आ रहा था ना, तो उसके अंदर क्या हुआ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या हो गया, उस पानी के अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, और अल्टीमेटली वो किसके अंदर कलेक्ट हो गया, ओशन के अंदर क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। क्योंकि पानी किसके अंदर जमा होता जा रहा था, बड़े बड़े डिप्रेशन के अंदर, जिससे क्या हमें ओशन का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो क्या रेन वाटर के अंदर क्या है, मिलती जा रही थी, डिसॉल्व हो गई थी, तो अल्टीमेटली किसके अंदर कलेक्ट हो गई, ओशन के अंदर कलेक्ट हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, उनका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि ये क्या है, डिसॉल्व हो गई थी रेन वाटर के अंदर ना, और अल्टीमेटली कलेक्ट किसके अंदर हो गई थी, ओशन के अंदर। सो दैट्स वाई इसका एटमॉस्फेयर के अंदर जो इसका जो अमाउंट था ना वो क्या हो गया, कम हो गया। अब एटमॉस्फेयर के अंदर ये जब इसका अमाउंट कम हो गया ना, तो अब ये कम हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर ठंडा होने लग गया। अब टेम्परेचर और ठंडा हुआ तो इसकी वजह से क्या है, वाटर वेपर और ज़्यादा कंडेंस हुए है ना। अब उनके कंडेंस होने की वजह से हमें क्या है, और ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ वाटर इनटू ओशन। रेन वाटर गॉट कलेक्टेड इन सरफेस डिप्रेशंस एंड बेसिन्स फॉर्मिंग द फर्स्ट ओशंस। Also the dissolved carbon dioxide made the oceans denser and slightly acidic, which helped in their chemical evolution। फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, और अल्टीमेटली कलेक्ट किसके अंदर हो गया, ओशन के अंदर कलेक्ट होता चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या है, ओशन के अंदर आ गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ओशन क्या हो गए, डेंसर होते चले गए, और क्या हुए, स्लाइटली एसिडिक भी हो गए, जिससे क्या हुआ, हमें फर्दर हमारे ओशंस के अंदर हमें क्या है, केमिकल एवोल्यूशन देखने को मिला। केमिकल एवोल्यूशन जैसे यहाँ पर आप अभी हम देखेंगे कि लाइफ की जो स्टार्टिंग है ना, जो केमिकल एवोल्यूशन के चलते स्टार्ट हुई थी, तो उसमें हेल्प भी किसने करा है, कार्बन डाइऑक्साइड ने हेल्प करा है। तो हमसे रोल पूछा गया था यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो ये रोल है कि इससे क्या हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। ठीक है, और किसके अंदर मिल गया, वो पानी के अंदर, रेन वाटर के अंदर, और अल्टीमेटली ओशन के अंदर कलेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ, कलेक्ट होने के बाद इससे क्या हुआ, जो ओशंस है ना वो क्या डेंसर होते चले गए और स्लाइटली एसिडिक हो गए, और इसी के चलते क्या है, इसने कहीं ना कहीं जो हमारे ओशन के अंदर जो केमिकल एवोल्यूशन हमें देखने को मिला है ना, तो उसमें भी क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा है, हेल्प करा है। समझ में आ गया। यानी पहले क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुए, गैसेस का रिलीज देखने को मिला, वाटर वेपर ठंडा हुआ है ना, ठंडा होने की वजह से क्या हुआ, रेनफॉल हुई, कंटिन्यूस रेनफॉल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया, अल्टीमेटली ओशन के अंदर कलेक्ट हो गया। ठीक है, कलेक्ट होने के बाद क्या हुआ, हमें ओशन का फॉर्मेशन देखने को मिल गया। ठीक है, और साथ ही साथ इसने क्या करा है, ओशन को डेंसर बना दिया, स्लाइटली एसिडिक बना दिया, और इसी के चलते हमें क्या है, यहाँ पर ओशन के अंदर क्या हमें केमिकल एवोल्यूशन देखने को मिला। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का रोल प्लस हमारा ओशन का फॉर्मेशन। फाइन, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, origin and evolution of life begin in the last phase of the evolution of the earth।
एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन ब्रीफ। तो यहाँ पर क्या करा है, एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट उठा के दे दिया है और आपको क्या करना है यहाँ पर ब्रीफली उसको क्या करना है, एज पर योर 3 मार्कर आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को करना है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इन योर आंसर। और लिस्ट द मेजर स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। या सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ की एवोल्यूशन हुआ है ना, तो उसकी मेजरली कौन कौन सी स्टेजेस है, तो उससे क्या करना है, हमें लिस्ट आउट करना है हमारे आंसर के अंदर। तो क्या बोला गया इसके अंदर, पॉइंट नंबर 1, इन द बिगनिंग अर्थ वॉज वेरी हॉट, स्लोली इट कूल डाउन एंड वाटर वेपर टर्न इनटू ओशन। मैंने आपको बताया कि इनिशियली हमारी अर्थ की बहुत ज़्यादा गर्म थी, स्लोली वो क्या है कूल डाउन हुई, और जो वाटर वेपर जो हमारे अर्थ के इंटीरियर से निकला, किससे निकला, वोल्केनिक इरप्शन हुए, उनके बैंड में से क्या निकला, वाटर वेपर निकला, और अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, इवेंचुअली हमारे ओशन का हमें फॉर्मेशन देखने को मिला। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सिंपल केमिकल्स इन ओशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या हुए, कंबाइन हुए टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ओशन के अंदर क्या थे, सिंपल केमिकल्स है ना, तो वो क्या हुए, इवेंचुअली वो भी क्या हुए, कंबाइन हुए, और उन्होंने मिलकर क्या बनाया, तो वो बनाया उन्होंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी पहले हमारे ओशन के अंदर क्या थे, सिंपल केमिकल, और क्या हुए, इवेंचुअली वो क्या हुए, कंबाइन हुए, है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिला। यानी सिंपल केमिकल थे, उन्होंने मिलकर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, दीज मॉलिक्यूल्स डेवलप इनटू टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। और क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन्होंने भी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये आगे चल के क्या हो गए, डेवलप हो गए इनटू टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। यानी आज से 3 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल से क्या हुआ, हमें टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। फिर क्या हुआ, over millions of years the organisms changed into fishes, reptiles, birds and animals। और over million of years यानी ऐसा होने के भी over million of years क्या हुआ, ये जो organisms है ना, ये क्या हुए, चेंज हुए into fishes, reptiles, birds and animals। यानी ये जो देखने को मिले ना, ये भी पहले वैसे नहीं थे जो अभी देखने को मिलते, ये भी क्या थे, पहले एनारोबिक थे, यानी विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहे थे ओशन के अंदर। फिर भी क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, एवोल्यूशन देखने को मिला, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स यानी मिलियन ऑफ ईयर्स गुजर गए, फिर उनके बाद हमें क्या, इन ऑर्गेनिजम्स का हमें चेंज देखने को मिला इनटू फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और फाइनली क्या हुआ, हमें मॉडर्न ह्यूमंस का हमें क्या है यहाँ पर एवोल्यूशन देखने को मिला, जो कि क्या है, हमारे अर्थ की हिस्ट्री के अंदर हम कह सकते हैं, हमारे अर्थ की एवोल्यूशन की हिस्ट्री के अंदर सबसे लेटली हमें यहाँ पर देखने को मिला। यानी सबसे लेट कौन हुआ, हमारा, हम कह सकते हैं हमारे मॉडर्न ह्यूमंस का एवोल्यूशन। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, विच इज़ बेसिकली ऑफ 5 मार्क। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ पर 11 क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द बिग बैंग थ्योरी इन डिटेल और राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द बिग बैंग थ्योरी, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे क्या करना है, हमें बिग बैंग थ्योरी को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना है, बिग बैंग थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेनेटरी नोट हमें हमारा लिखना है एज पर आर 5 मार्कर क्वेश्चन। तो क्या है, यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने को मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें देखने को मिला यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो कब हुआ था, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, क्या हुआ था, हमें हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हमें देखने को मिला था, कब देखने को मिला था, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, हमें हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन देखने को मिला था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ था, द बिग बैंग थ्योरी सेज दैट the whole universe was once concentrated in a single tiny hot and dense point around 13.7 billion years ago. This point suddenly exploded। तो क्या हुआ, पहले क्या था, हमारे यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला जितना भी जो मैटर था ना, वो पहले क्या एक सिंगल पॉइंट में एग्जिस्ट करता था, जो कि क्या था, सिंगल टाइनी हॉट एंड डेंस पॉइंट था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, ये जो पॉइंट है ना, वो क्या सडनली एक्सप्लोड हो गया। फिर क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला, आफ्टर द एक्सप्लोजन द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूस इवन टुडे। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो बिग बैंग हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो क्या है, उसका हमें रैपिड हमें एक्सपेंशन देखने को मिला इन ऑल द डायरेक्शन। यानी क्या हुआ, जब ये जो बिग बैंग हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ, हमें रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिला। ठीक है, इन ऑल द डायरेक्शन। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बोला जाता है कि ये जो एक्सपेंशन है ना, जो बिग बैंग के बाद हो रहा है ना, वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा था,
बाद में क्या था, इसका जो हम कह सकते हैं पेस या इसकी जो स्पीड है ना वो क्या है, स्लो डाउन हो गई। बट माना ये जाता है कि अभी भी आज की तारीख में भी ये जो एक्सपेंशन है ना जो बिग बैंग से हो रहा है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। यानी आज की तारीख में भी क्या है, ये जो एक्सपेंशन है ना वो क्या है, रुका नहीं है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। बट इसकी जो स्पीड है ना एक्सपेंशन की वो क्या है, कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी, जब नया नया हुआ था ना तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बट अब क्या है, ये स्लो डाउन हो गई है। फिर क्या हुआ, इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड energy change into particles like protons, neutrons and electrons. Later these particles combine to form the first hydrogen and helium atom. फिर क्या हुआ, अब ये जो बिग बैंग हुआ था ना तो उसके फर्स्ट फ्यू सेकंड में क्या हुआ था, हमें क्या हुआ था, एनर्जी रिलीज हुई थी। और इसकी एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, ये जो एनर्जी है ना वो बिग बैंग होने के बाद फर्स्ट फ्यू सेकंड के अंदर ये जो एनर्जी वो क्या है, चेंज हो गई इनटू पार्टिकल्स। यानी क्या हुआ, फर्स्ट फ्यू सेकंड के अंदर हमें क्या है, बिग बैंग के बाद हमें क्या है, पार्टिकल्स का हमें क्या है, फॉर्मेशन देखने को मिला। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का हमें क्या है यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिला। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स है ना वो भी क्या हुए, फर्दर कंबाइन हुए और यहाँ से क्या हमें एलिमेंट का फॉर्मेशन देखने को मिला। यानी कहने का मतलब यहाँ से पार्टिकल्स के बाद क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स कंबाइन हुए ना तो यहाँ से क्या हुआ, हमें फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम एटम का हमें क्या है यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिला। यानी फर्स्ट फ्यू सेकंड के अंदर क्या हुआ, हमें पार्टिकल्स का फॉर्मेशन देखने को मिला। पार्टिकल्स से क्या करा, बाद में जाके कंबाइन हुए, वो है ना, कंबाइन होकर क्या बनाया उन्होंने, उनका एलिमेंट बनाया या हम कह सकते हैं उन्होंने एटम बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ओवर टाइम गैसेस गैदर्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू फॉर्म स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड आवर सोलर सिस्टम फॉर्म्ड मच लेटर अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। टाइम आपको याद रखना है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो आज से कितने टाइम पहले बना था, तो वो था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोला गया है कि ओवर द टाइम क्या हुआ, ये जो गैसेस है ना वो क्या है, साथ में आई, गैदर्ड हुई। और इसके अंदर कौन सी चीज़ काम कर रही थी, तो वो थी ग्रेविटी, यानी अंडर ग्रेविटेशनल पुल। ये जो बड़े से जो हमारे गैस के जो क्लाउड है ना ये क्या है, गैदर्ड हुई। और गैसेस कौन कौन सी थी मेजरली, तो वो थी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम तो बाद में हुई थी, पर आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के बड़े बड़े गैसेस थे ना तो वो क्या गैदर्ड हुए अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इन्हीं से क्या हुआ, हमें स्टार्स, गैलेक्सीज और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ का हमें क्या फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, और इन्हीं से हमें क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन भी देखने को मिला फ्रॉम द सोलर नेबुला। पर हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो क्या है, बहुत टाइम बाद बना है। बिग बैंग तो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ही हो गया था, पर हमारा सोलर सिस्टम कब बना है, तो वो क्या है, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना है। यानी बिग बैंग होने के बहुत बाद हमें सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिला। फिर क्या हुआ, द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली सिंस द बिग बैंग इवेंट। और अभी भी माना ये जाता है कि बिग बैंग इवेंट के बाद भी क्या हो रहा है, अभी भी आज की तारीख में अगर हम बात करें प्रेजेंट डे की भी ना, तो अभी भी क्या कर रहा है, ये जो एक्सपेंशन है ना वो क्या है, कंटिन्यूसली हो रखा है। यानी अभी भी क्या है, हमारा यूनिवर्स क्या है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, स्टिल एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, सो क्या बोला गया इसके अंदर, द बिग बैंग थ्योरी इज द मोस्ट accepted explanation of the origin of the universe, describing it as a result of huge explosion followed by continuous expansion। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ये वाला जो थ्योरी है ये क्या मोस्ट एक्सेप्टेड वन है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ पर क्या है, हमें किस वजह से ये देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक टाइनी पॉइंट क्या है उसका हमें ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को मिला। और माना ये जाता है कि एक्सपेंशन जो हुआ ना इसकी वजह से वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसे क्या है अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो क्या है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। फाइन, समझ में आ गया, क्लियर एकदम ना। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो वो क्या है हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। यानी अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें जो प्लैनेट्स है ना उनके डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व थी, तो उन्हें क्या करना, हमें हमारे आंसर के अंदर 5 मार्कर के अकॉर्डिंगली हमें हमारे आंसर के अंदर लिखना है। ठीक है, सो स्टेज नंबर 1 नेबुला फॉर्मेशन, क्योंकि क्या हुआ था, जितनी भी चीज़ें वो पहले किससे बनी थी, नेबुला से बनी थी, है ना। तो क्या है स्टेज नंबर 1 नेबुला फॉर्मेशन। क्या था यहाँ पर, द सोलर सिस्टम स्टार्टेड एज अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड सोलर नेबुला। यानी बड़ा सा गैस एंड डस्ट का क्लाउड था, है ना, जो कि क्या स्लोली स्लोली रोटेट कर रहा था। क्या नाम था उसका, सोलर नेबुला। फिर क्या हुआ, दिस नेबुला मेनली हैड हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस विद सम हेवियर एलिमेंट्स। समझ में आ गया, यानी मेनली क्या था उसके अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस, और साथ ही साथ कुछ कुछ हेवियर एलिमेंट्स भी उसके अंदर उस क्लाउड के अंदर मौजूद थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्टेज सेकंड के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सन। क्या था इसके अंदर, ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन क्लाउड के अंदर क्या था, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था। सो ड्यू टू ग्रेविटी द नेबुला कोलैप्स इनवर्ड एंड द सेंटर बिकम्स
hot and dense, forming the sun, while the remaining material kept rotating around the sun. तो क्या हुआ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था. सो ड्यू टू ग्रेविटी क्या नेबुला क्या है, टाइम के साथ साथ क्या है, जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो टाइम के साथ साथ क्या है वो क्या है सुकड़ने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया. ठीक है. सो क्या हुआ, इवेंचुअली क्या हुआ, जो नेबुला है वो क्या है इनवर्ड कोलैप्स कर गया, और जो सेंटर है वो क्या है टाइम के साथ साथ हॉट और डेंस होता चला गया, और इवेंचुअली इससे क्या हुआ, हमें हमारा सन का फॉर्मेशन देखने को मिला. और रिमेनिंग मटेरियल क्या है वो क्या है ऐसे ही क्या कर रहा था, सन के अराउंड रोटेट कर रहा था. फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेज के अंदर क्या देखने को मिला हमें, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल. अब यहाँ पर क्या होता है, सो यहाँ पर स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म द टाइनी बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल, जो कि क्या है बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लैनेट्स. यानी हम कह सकते हैं ना किसी भी चीज़ का फाउंडेशन होता है, यानी यहाँ से चल के अब क्या होगा, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी. तो क्या है यहाँ पर हमें थर्ड स्टेज के अंदर क्या देखने को मिला, तो वो था फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल. यानी क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गैस और डस्ट के पार्टिकल्स थे, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेविटी यहाँ पर काम कर रही थी, सन तो बन चुका था. तो इसके बाद क्या हुआ, ग्रेविटी के चलते अब क्या हुआ, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना छोटे छोटे, ये क्या अब साथ में आने लग गए ड्यू टू ग्रेविटी, और इनसे क्या हुआ, छोटी छोटी हमें टाइनी बॉडीज देखने को मिली. क्या बोलते हैं उनको हम, प्लैनेटेसिमल, जो कि क्या है बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक से ऑफ प्लैनेट्स. यानी हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या करा, बेसिकली एक फाउंडेशन का काम करा प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के अंदर. यानी अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, प्लैनेट्स की हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि सन तो बन गया था, है ना, क्योंकि सब चीज़ें साथ में नहीं बनी है ना, एक बहुत लंबा समय लगा है, सन बन गया था. फिर क्या हुआ, हमें यहाँ पर फोर्थ स्टेज के अंदर हमें क्या देखने को मिला, स्मॉलर प्लैनेटेसिमल मर्ज टू फॉर्म प्रोटोप्लैनेट्स विच लेटर क्लियर देयर ऑर्बिट्स एंड बिकम स्टेबल प्लैनेट्स. फिर क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी यहाँ पर काम कर रही थी, है ना, छोटी छोटी राउंड यहाँ पर बॉडीज़ बनी थी, जिससे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर प्लैनेटेसिमल. ठीक है. अभी जो छोटी छोटी जो प्लैनेटेसिमल बनी थी ना, तो इन्होंने भी क्या है मिलके थोड़ी और बड़ी बॉडीज़ बनाई. क्या थी, उनका नाम क्या था, प्रोटोप्लैनेट्स. यानी क्या जो पार्टिकल्स है ना उनका ग्रेविटी के चलते कंबाइन होने से क्या बना प्लैनेटेसिमल. अब फर्दर ये जो प्लैनेटेसिमल है ना, इन्होंने भी क्या है मिलके थोड़ी और बड़ी बॉडी बनाई. क्या नाम था उनका, प्रोटोप्लैनेट्स. और फर्दर ये भी क्या हुए, जो प्रोटोप्लैनेट्स थे वो भी क्या हुए, एक्रीट हुए, और उनके एक्रीशन से क्या हुआ, हम कह सकते हैं प्लैनेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिला, जिन्होंने क्या टाइम के चलते अपना जो रास्ता या हम कह सकते हैं जो ऑर्बिट है ना वो भी क्या उन्होंने क्लियर करा है. और इनके अंदर भी क्या हमें यहाँ पर 2 टाइप के प्लैनेट देखने को मिलते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स. समझ में आ गया, क्लियर एकदम. तो इसी के साथ हमने यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो प्लैनेट्स है ना उनके डेवलपमेंट की स्टेजेस हमने यहाँ पर कवर कर ली. और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर जो 11 क्वेश्चन बताया था ना, जिनका मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो सारे के सारे जो सोल्यूशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं. और मेरा आपको सजेशन रहेगा कि जो मैंने आपको अपना लेक्चर प्रोवाइड करा है ना, इसका पूरा का पूरा रिवीजन वाला, डिटेल रिवीजन वाला, तो एक बार आप उसको देख लेना, तो आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना उसकी क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी. फिर आपको कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं रहेगा. तो अगर टाइम आपको मिलता है तो प्लीज़ उस लेक्चर को भी एक बार आप देख लेना. तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चंस भी देख लिए और एक बार आप एक्सप्लेनेशन भी देख लोगे ना, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने क्या है आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना इस चैप्टर के, जिनके मोस्ट लाइकली चांसेस है एग्जाम में आने के, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने कोशिश करी कि मैं आपको जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी इसी लैंग्वेज में समझाऊँ, और आई होप आपको समझ में आया होगा. सो अल्टीमेटली यही बोलना चाहूँगी कि थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो. और नेक्स्ट हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3. तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स लाइक दिस. ठीक है. और मिलते हो आप सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय.